जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को बजट से पहले अपना कीमती समय देने के लिए। और आज के शो में मजा आ जाएगा क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि ये जो चार्ट्स हैं वो तो सब देख लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सुशील जी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं। तो पहले तो पहला सवाल बजट के ऊपर, ये बाजार को क्या हो गया, एकदम से इतना नर्वस क्यों है मार्केट और इतनी बुरी करेक्शन? क्या माने यहां से अभी चढ़ाई शुरू करेगा या फिर और गिर सकता है? देखिए, बुद्धि हमें मिली है तो उसका इस्तेमाल तो करना ही है। और जितने तरह के प्रश्न संभव है हर व्यक्ति के मन में रहते हैं, पर कुछ प्रश्नों का उत्तर समय के साथ समय और बाजार खुद देते हैं। और कुछ प्रश्नों के उत्तर ना ढूंढ के दूसरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना बेहतर है। तो आपकी अग्रिम अनुमति से मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा मरोड़ूंगा। पहले तो हम ये देखें कि बजट सामने एक बड़ा इवेंट आ रहा है, पर वो एक वैक्यूम में अकेला इवेंट नहीं है, और भी संसार में बहुत सी बातें हो रही है। तो सारी चीजों का समागम मिल करके भाव बनता है। और मिनट टू मिनट भावों का ये जो स्पंदन है, भावों की ये जो स्फूर्ति है, इसको ऊर्जा चारों तरफ से मिलती है। तो पहले हम बजट के प्रश्न को साइड में हटाते हैं। तकरीबन पिछले 45-46 बजटों का अगर हम एक स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन करें कि बजट का क्या प्रभाव रहा है बाजार पे, तो मात्र 3 बार पिछले 45 वर्षों में ऐसा हुआ है कि अगर बजट के पहले बाजार बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा था तो बजट के बाद भी वो और तेज होता चला गया। पर ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि बजट के पहले अगर बाजार सीधी लकीर में गिर रहा है तो बजट के बाद भी गिर रहा हो। तो अगर हम इसको 3 प्रश्नों में बांटे कि गिरता बाजार अगर बजट के पहले रहता है तो क्या संभावना है कि बजट के बाद बाजार ऊपर जाएगा, तो अभी तक 45 बजटों में से एक बार भी चूंकि ऐसा नहीं हुआ, तो 100% आप कह सकते हो। पर खैर, संसार में 100% तो कुछ भी नहीं है। तो हम दूसरा प्रश्न जब ये देखें कि तेजी हो चाहे मंदी हो शेयर बाजार में बजट के पहले, क्या बाजार बजट के बाद पलट जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि 94% ये बात सत्य है कि भारत का स्टॉक मार्केट एडिक्वेट रिस्पांस जनरेट नहीं कर पाता है। वो हलवा सेरेमनी होने के बाद जो अंदर गुफा में सारे अधिकारी और मंत्री बैठ जाते हैं, तो शेयर बाजार का पिछले 45 बजटों का ये व्यवहार है कि चाहे कोई सी भी सरकार हो, हलवा जब परोसा जाएगा तभी खाने मिलेगा। पहले से स्टॉक मार्केट अपना हलवा पका नहीं पाता है। तो बजट एक सेंटिमेंट गेम चेंजर होता है। जो भी इमोशनल ड्रॉडाउन चल रहा है बजट के पहले, वो एकदम से माइंड रिफ्रेश्ड हो जाता है। तो बजट का तो ये आंकड़ा है। हम्म। लेकिन सर फिर वो बात हुई ना कि बाजार तो शेकआउट हो गया ना, ये तो बजट से पहले करेक्शन आ गई, अब ये उसको अच्छी आप बात जोड़ोगे ना। किससे? आप इस बजट से देखिए, जोड़ोगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप पे हम बाद में आएंगे, उसको ओवररेट किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, जब बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बह जाता है, जो मकान कमजोर थे वो ढह गए, जो खपच्चियां पुरानी होके सड़ चुकी थी वो पिघल गई, लुढ़क गई। और रेत जो होती है ना, उससे कूड़ा कचरा सब निकल जाता है, और इतनी बढ़िया रेत बन जाती है, इतनी बढ़िया मिट्टी तैयार हो जाती है नदी के दोनों किनारों पर, कि बड़ी बाढ़ के बाद अगली खेती बहुत तगड़ी होती है। तो उसको शेयर बाजार से अगर आप इस कॉमन सेंस को जोड़िएगा, तो जो भी कच्चे निवेशक थे, एमटीएफ के अंदर जो एक्सेसेस थी, लार्ज लिवरेज पोजीशंस जो बन गई, कहीं पर भी जो बाजार में क्षमता से ज्यादा कमिटमेंट जो थे वो सारे अगर धुल गए एक बार, चाहे रिस्क को कंट्रोल करने में, चाहे कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा सौदा है तो ब्रोकर ने उड़ा दिया, तो जैसे बाढ़ के बाद बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है, बड़े करेक्शन के बाद बाजार में बड़ी चाल ऊपर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जो लोग छूट गए हैं वही यहां से 500 पॉइंट बढ़ने के बाद वापस बाजार में कूदेंगे। तो बजट के पहले ये जो कोलाहल कभी भी मचा है, 99 के साल में इस तरह से हड़कंप मच गया था बजट के पहले कि पता नहीं बजट में क्या आएगा, इस बार तो बजट की कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि मार्केट अब क्या, इंफॉर्मेशन सेंसिटिवनेस बाजार की, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन चारों तरफ रहती है कि इंफॉर्मेशन सेंसिटिवनेस बाजार की कम हो गई है। जो भाव के सिग्नल आते हैं, अभी वही सबसे ज्यादा वर्चस्व वाली इंफॉर्मेशन है। तो अगर लोग लुढ़क चुके हैं, सौदा बिखर चुका है, और क्या पता
आज की शाम जो हमारी वार्ता हो रही है, आज के जो न्यूनतम स्तर को बाजार वापस छू ले तो छू ले दोबारा, हो सकता है हम बॉटम बना चुके हों। तो न ट्रंप, न भारत का बजट, न कोई संसार की एक घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि वो अकेले पूरे बाजार को चला दे। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मार्केट पोजीशन कहां पे है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आपने भर पेट जम के खाया है और एकदम तृप्ति हो गई है, और उसके बाद आपको कोई देसी घी में बनी हुई, केसर में लिपटी हुई अगर जलेबी भी परोसे, तो आप बोलेंगे भाई अब और नहीं, ये अन्याय मत करो हमारे साथ। और जब भूख कस के लगी हो, आदमी बिलख रहा हो भूख से, और एकदम रिटर्न्स मिली ही नहीं है, तो बिना अचार और पापड़ की खिचड़ी को भी आदमी सपड़ सपड़ करके खा लेता है। तो आज बाजार रिटर्न्स के लिए भूखा है और कमजोर हाथ छिटक गए हैं। बाजार बाहुबलियों के हाथ में है इस वक्त, और चलती धारा के साथ बहते चले जाना तो बड़ा स्वाभाविक है, पर जो धार के पार जा सके वही धावक है। तो हम टकटकी लगा के बैठे हैं कि किस किस शेयर को हम दबोच पाएंगे, और हो सकता है वो सिग्नल का कंफर्मेशन हमें कल सवेरे मिल जाए या वो बजट की सवेरे मिलेगा। पर अब बाजार एक रीजनेबली हेल्दी करेक्शन के बाद, देखिए अभी तो सबकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, पर जैसे वो दोबारा सुधरेगी तो इन हाइंडसाइट ये बाजार में एक टेक्निकल टर्म है कि हेल्दी करेक्शन। तो अभी जिसको लेके त्राहिमाम मची है, हो सकता है अगले सप्ताह तक इसी को हम हेल्दी करेक्शन बोल के बाजार 27,000 की चाल निफ्टी पे पकड़ ले। तो हर गिरावट के बाद एक तेजी बनती है और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन सर फिर मैंने तो ये सोच ही रखा था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आपने ट्रंप के ऊपर कुछ बोला नहीं तो, क्योंकि सर वो तो इतने बड़ बोले, बोलते चले जाते हैं, उनको जवाब भी तो कोई देने वाला होना तो चाहिए, आप अपने इशारे में स्टाइल में ये कह समझाओ। रहे हो, आप इशारे में कह रहे हो कि मैं भी ट्रंप की तरह बड़बोला हूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने स्टाइल में बताओ, आपको सुनना चाहते हैं लोग। कि मैं ट्रंप के ऊपर सीरियसली मैंने बहुत सोच सारे रखा था कि अपने स्टाइल में एक बार ट्रंप बताएं कि वो जो कर रहे हैं वो दुनिया भर में हड़कंप भी तो मचाने का काम कर रहे हैं। हमने कौन से इस राष्ट्रपति को ऐसा करते देखा? अब तो लगाए टैरिफ, लगाए नहीं लगाए नहीं ले, उनकी मर्जी। नहीं, कभी किसी ऐसा है कंट्री को देखिए, खरीदना चाहते हैं, कभी किसी कंट्री को। ऐसा है देखिए कि ट्रंप के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, वार्ता 1 घंटे भी ना खत्म हो, पर मैं 1-2 मिनट में मेरे मुख्य बिंदु ट्रंप के बारे में कहूं। ठीक है, ट्रंप थोड़े से फ्लैम्बॉयंट और थोड़े अलग किस्म के व्यक्ति शुरू से रहे हैं, अपने व्यवसायिक जीवन में भी, निजी जीवन में भी। तो हो सकता है ना कि अलग अलग परिस्थितियों में इस सृष्टि का जो रचयिता है, अलग अलग पात्रों को अलग अलग चरित्र का निर्वहन करने के लिए चुनता है। वक्त ने अगर उस व्यक्ति को चुना है, तो जैसी विषमता अमेरिका के समाज ने 50, 60, 70, 80 साल की लापरवाही में की, रिकॉर्ड डेफिसिट देता गया अमेरिका, और उस रिकॉर्ड डेफिसिट के बावजूद डॉलर को अगर संसार की सर्वोपरि मुद्रा बना के बैठा रहा, तो एक पॉइंट के आगे जाने की परिस्थिति नहीं थी। क्या पता अमेरिका रातों रात बर्स्ट हो जाए। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा ही, अब रावण को हनुमान जी जब आए तो इतनी व्याकुलता हो गई कि उसकी पूंछ में आग लगा दिए, पर जो हनुमान को समझते हैं वो समझते हैं कि वो हनुमान है, किसी अच्छे के लिए आए हैं। तो नजरिया और दृष्टिकोण जैसे समय और परिस्थिति बदलेगा, बदल जाएगी। मैं एक चीज कहूं, अगर किसी नगर का सेठ दीवाला पीटने वाला है और नगरवासी अगर उसका मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। क्योंकि जब नगर सेठ उलटता है तो पूरे नगर में तबाही मचती है। नगर सेठ के पीछे कितने और उल्टेंगे और कितने और लोग दबेंगे, तो कभी भी किसी एक बड़ा खंभे के गिरने से बहुत कुछ तहस नहस हो सकता है। तो अगर अमेरिका बैंकरप्ट यहां हो जाता, तो अनइमेजिनेबल कैलामिटी संसार के हर व्यक्ति को भोगनी पड़ती। और उसके कंपैरिजन में अगर एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली कि पूरे संसार का सामना कर रहा है, तो देखिए मैं आंकड़े टेबल पर रखकर बात करूंगा। जो टैरिफ बढ़ते हैं कभी भी किसी भी कंट्री के, तो बेसिकली क्या करती है सरकार, कि सरकार अपने किताबों पे जो घाटे को लेके चल रही थी, सरकार कहती है कि मेरा घाटा बेकाबू हो रहा है, इससे मेरे सारे मैक्रो बिगड़ जाएंगे, तो ये घाटा मैं अपने देश के नागरिकों के ऊपर डालता हूं। इंडिविजुअल्स की बैलेंस शीट में से वो घाटा कैसे आएगा कि टैरिफ लगने पर अमेरिका के अंदर हर चीज की कीमत बढ़ेगी, और वो कीमत बढ़ेगी तो सरकार वो जगह बना रही है कि जो वो समाज नालायक निकम्मा हो गया था, उनकी ही कोका कोला उनके ही देश में हमारे देश से 3 गुना दाम पर बिकती है, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। जो मैकडोनाल्ड का बर्गर इंडिया में जितने पैसे में बिकता है,
रुपी टर्म्स में अमेरिका में 3.5 गुना उसकी कीमत है। तो इतना इनएफिशिएंट वो समाज हो चुका था घाटा दे दे करके कि हमारे यहाँ नल की टोटी जितने पैसे में रिपेयर हो जाएगी उससे 10 गुना पैसा वहां का प्लम्बर लेगा। तो वो लाइफस्टाइल नहीं थी, हर आदमी ज्यादा खर्च कर रहा है और हर आदमी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। इट इज एन इनएफिशिएंट इकोनॉमी एंड इट हैज हैपेंड कि 50-60 साल तक किसी भी प्रकार की लाज शर्म के बिना आपने आने वाली भविष्य की जनरेशन से बोरो कर करके खूब पैसा उड़ाया। तो अगर एक ट्रंप खड़ा है, हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगवाने तक को तैयार हैं कि हमें सीता मैया को बचाना है, तो सीता मैया जब बच जाएगी तो इसी ट्रंप को तब लोग पहचानेंगे। अभी तो रावण की लंका के अंदर हनुमान है, रावण की लंका में वो हनुमान है। तो जो घाटा अब इंटरनली वो शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके प्रमाण आने लगे हैं, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के साथ बिल्कुल इन लाइन है। लास्ट 3-4 महीने में जो भी आंकड़े इकट्ठा हो पाए हैं, जितने भी टैरिफ अभी तक बढ़ गए दूसरे राष्ट्रों पर, उसका 96% पास ओवर अमेरिकन कंज्यूमर को हुआ है। खाली 4% का नुकसान प्राइसिंग में नेशंस एक्सपोर्टिंग इनटू अमेरिका हुआ है। इंडिया जैसे देश के साथ अभी तक पूरी ट्रीटी बन नहीं पाई है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम एक बार गिर गया। तो अब ये जो इन्फ्लेशन वहां पे राइज करेगा, और देखिए जो स्टडीड पब्लिक ओपिनियन होता है, जो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ओपिनियन मेकिंग होती है, वो हाईली पेड सैलरीड प्रोफेशनल्स क्रिएट करते हैं। कोई उनकी भर्त्सना नहीं हो रही है। हमें मार्केट के हर सेगमेंट की साइकोलॉजी और मोटिवेशन को समझना होगा मार्केट को समझने के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एक तो लगार्ड होती है, लेट से आती है। दूसरी तरफ प्रोटेक्ट योर जॉब फर्स्ट के मोटिवेशन से कम्युनिकेशन जनरेट होते हैं। तो अगर सारी किताबी बातों पे 4 महीने से भ्रम बना हुआ है कि फेड तो बेचारा हो गया और फेड के पास कोई रास्ता नहीं है, उसे तो रेट्स घटाते रहना पड़ेगा। अरे अपने पांव पे कभी कोई कुल्हाड़ी मारता है? पिछले 4 महीने से हम लगातार सारे पब्लिक मीडिया में स्ट्रॉन्ग व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये सारा कंसेंसस बर्स्ट हो जाएगा और यूएस इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। 4 दिन पहले वो ब्रेकआउट बड़ा आ गया 10 ईयर यील्ड पे, और हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट चार्ट रीडिंग 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर रेट्स पे ये है कि बहुत बड़े स्तर पर यील्ड्स ऊपर चले जाएंगे अक्रॉस द यील्ड कर्व। तो इसका क्या सर यहाँ पर मतलब एक होगा? सवाल है, यहाँ पर एक सवाल है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो मुकदमा ठोक रखा है अपने ही फेड के चेयरमैन के खिलाफ, और मुद्दा तो यही है ना कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाए हैं, इसलिए उनको इनएफिशिएंट बता रहे हैं। तो अगले साल मैं कोई उस पे उनका ही नॉमिनी आ जाएगा वहां पर, कोई तो वो मैं नुमाइंदा आ उस पे जाएगा, वो मैं इंटरेस्ट उस रेट पे घटाएगा। 1 मिनट के बाद आऊंगा। मैं उस पे 1 मिनट के बाद आऊंगा। बड़ा रोचक प्रश्न आपने पूछा है। मेरी इस बात को पूरा करने दीजिए। बहुत ज्यादा फायदे की बात आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूं। तो जी। अगर जब पूरा यील्ड कर्व ऊपर जाता है, नॉट जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द यील्ड कर्व, कि औसतन पैसे की कीमत अक्रॉस द बोर्ड बढ़ गई, तो अमेरिका में भाव बढ़ जाएंगे। और उसको ट्रैक करने के लिए ट्रंप साहब राजनीतिज्ञ हैं और सारे संसार के साथ इस वक्त तो कृष्ण की लीला रच रहे हैं। छद्म साम दाम संड भेद सब कुछ करके वर्ल्ड के 180 कंट्रीज से उलझे हुए हैं। उस पर हम 1 मिनट बाद आते हैं। परंतु अगर ये यील्ड कर्व ऊपर जाता है, तो ऑलरेडी अमेरिका में आने वाले इन्फ्लेशन पर लोगों ने बेट लेना शुरू कर दी। 3 दिन पहले संसार के सबसे बड़े फंड ब्लैक रॉक ने अगर यील्ड कर्व के फार एंड को बेचना शुरू कर दिया और नियर टर्म में पैसा डालने लग गए, तो ओपनली संसार के सबसे बड़े फंड ने पैसा लगाना इस बात पे शुरू कर दिया है कि रेट्स ऊपर जाएंगे। दूसरी बात, जब ये रेट्स ऊपर जाएंगे, और साथ में मैं आपको चौंकाने वाली बात कहूं कि क्षण भर के लिए 3 से 6 महीने के लिए जो भी करेंसी मार्केट्स में हड़कंप आना है, एक बार येन हो सकता है 25% अप्रिशिएट कर जाए और सारे संसार का सट्टा बिगड़वा दे, कि गोल्ड सिल्वर के बबल में पंक्चर लगवा दे, और क्या पता इक्विटी मार्केट्स में भी वर्ल्ड वाइड 15% तक का करेक्शन आ जाए। तो उसके बाद क्या? उसके बाद हमें लगता है कि आप 3-4 साल का व्यू लो, तो डॉलर इंडेक्स चीख रही है कि इसको बहुत ज्यादा ऊपर जाना है। तो ब्याज की दरें जो है, वो पैसे को इस्तेमाल करने का कॉस्ट है, वो ऊपर जाएगा, और पैसे की खुद की कीमत बढ़ जाएगी जब डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बाकी के स्टोरेज और वेल्थ वाले एसेट्स हैं, हम गोल्ड सिल्वर पे पिछले 6 महीने में कहो करीब करीब कि हम दिल जले हैं तो भी गलत नहीं होगा। हम बहुत जल्दी गोल्ड सिल्वर की तेजी में आए और वक्त से पहले हम निकल गए, काफी कुछ कमाया। पर जो बेतहाशा पैसा अभी गली गली में चलने वाला आदमी कमा रहा है, अब हमारे इलाके का पान वाला भी चांदी की सिलबट्टी लेकर के रखा हुआ है कि अब तो आगे से हम जो है चटनी चांदी के ही बर्तन में पीसेंगे। तो उसको छोड़िए,
तो सारांश में इस बात को मैं समेटूं एक पल की और आपके उस प्रश्न पे आऊं। अगर पूरे वर्ल्ड को ये घबराहट है कि ये टैरिफ वॉर सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो देखिए मोहब्बत में और जंग में कहा बहुत कुछ जाता है। और राजनीति में तो मोहब्बत और जंग दोनों है। एक तरफ आप मोहब्बत कर रहे हो अपने आवाम से और दूसरी तरफ आप जंग लड़ रहे हो अपने बाकी सारे प्रतिद्वंदियों से। तो मोहब्बत, जंग और राजनीति तीनों में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। छद्म प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा ऐसा हथियार है जिसके कारण संघर्ष कम हो जाता है। तो छद्म तो चलेगा, और ट्रंप कहेंगे कि हम अपने फेड चेयरमैन को ये करेंगे और वो करेंगे। क्या करता है उसको देखिए, क्या कहता है उसके अंदर में पकड़िए कि चार्ट की चाल किधर चल रही है। तो मैं इतनी सारी बातों का बॉटम लाइन क्या है, 12-15% का ग्लोबल इक्विटी करेक्शन और सीरियस डिमाइस ऑफ मेटल्स, और जिसके फल स्वरूप जो पूरे संसार की एनर्जी डायनामिक्स सब बदल गई है वेनेजुएला के कब्जा में आ जाने के बाद। और सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी वहां उनकी अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, अमेरिका की मिलिट्री उनको मिलिट्री प्रोवाइड करेगी। तो जो सारे संसार के एनर्जी डायनामिक्स सब बिल्कुल अमेरिका के हाथ में आ गए हैं। और एनर्जी के प्राइसेस को एडजस्ट करके सारे संसार पे एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो चलता है। अब हम लोग क्रूड ऑयल पे एक कॉन्ट्रेरियन व्यू काफी समय से लेके बैठे हैं कि $52-53 की मंदी नहीं है, और किसी भी टाइम अप ट्रेंड शुरू हो गया तो क्रूड उछल के $100 भी हो जाएगा। और $100 होने से संसार में मंदी नहीं आएगी, संसार में नई तेजी के पदार्पण की आहट होगी। क्रूड के अंदर बेफाम तेजी चलना, क्योंकि क्रूड और ब्याज की दरें बिजनेस का कॉस्ट है, और अंडरलाइंग बिजनेस स्ट्रांग होगा तो ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिस दिन जीरो हो गया था, क्रूड का भाव जब जीरो आया था, उस दिन संसार जीरो बटा सन्नाटा था। पूरे संसार में मृत्यु का आतंक फैला हुआ था, हर आदमी अपने घर में दुबक के बैठा था। तो कभी भगवान से मत मनाइए कि क्रूड का भाव घटे, क्योंकि वो घटेगा तो सबकी आय घट जाएगी। सबकी आय बढ़ रही है इसीलिए क्रूड के भाव बढ़ेंगे। तो सारांश मेरी बात का ये है कि जो भय चारों तरफ वर्ल्ड में बन गया, तो देखिए पुरानी कहावत है, फियर इज द अल्टीमेट एफ्रोडीजियाक ऑफ अ बुल। और इतना भय बनने के बाद भी अगर भाव टूट नहीं रहे हैं चीजों के, तो रिलेटिव एडजस्टमेंट एसेट प्राइसेस में आना चाहिए। 10-15% का एक सामान्य करेक्शन अमेरिका के इक्विटी मार्केट में आ जाए, और उसके बाद अमेरिका का इक्विटी मार्केट एक नई अनोखी तेजी पकड़ जाए। क्योंकि ये जो जिगरे वाला काम किया है, बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन है। हर एक पुराने प्रेसिडेंट की तरह जो चल रहा है चलते रहने दो, अमेरिका बेशर्मी से घाटा मारता रहेगा, वो न करके अगर ये युग पुरुष वाला काम कर रहा है कि मैं हमारे समाज की गलतियों को सुधारूंगा, और उसके लिए जो टैरिफ बढ़ रहा है उसके लिए बाकी की सारी कंट्रियां जो लड़ रही हैं, वो भय इसी बात का नहीं है कि हमारा बाकी सब कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस कम नहीं होनी चाहिए, उसकी लड़ाई है। पर अगर सारी कंट्रीज पे उसने इक्वल टैरिफ लगा दिया, तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि वो अमेरिकन इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करेगा कि आपको साल लगे 2 साल लगे, आप थाईलैंड से, वियतनाम से, कोरिया से अपनी फैक्ट्रियां उखाड़िए और अमेरिका में डालिए। और जब तक वो नहीं होता है, अमेरिकन कंज्यूमर वो घाटा अपनी अपनी पॉकेट से भरेगा, और सरकार के घाटे को जो ऑलरेडी कितना कम कर दिया, कितने कितने बड़े अमाउंट में इनकी गवर्नमेंट डेफिसिट कम हुई है, तो वो गवर्नमेंट डेफिसिट कम होती जाएगी, डॉलर इंडेक्स तेज हो जाएगा। और डॉलर इंडेक्स तेज होगा तो क्या होगा, जो इन्फ्लेशन अभी उसने अमेरिकन कंज्यूमर के स्तर पे डाला है, साइमल्टेनियसली वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होने लगेगा। और एक अंतिम बात यहां जान लीजिए, इन्फ्लेशन शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो शेयर मार्केट का भट्ठा बैठ जाएगा। इन्फ्लेशन है इसीलिए बचत करने की इच्छा होती है, इसीलिए निवेश करने की इच्छा होती है, और उस इच्छा को पूरित करता है शेयर बाजार उन कंपनियों द्वारा जिनके प्रोडक्ट्स में, जिनके बिजनेस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर के इन्फ्लेशन को पास ऑन कर सके। तो इन्फ्लेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी बुल मार्केट। और अगर अमेरिका से इन्फ्लेशन क्रिएट होगा और वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा, तो साथ में जो भय का वातावरण बन रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि हम 2009 के भाव पे जाएं। 200 साल के स्टॉक मार्केट के इतिहास में इस तरह के ग्लोबल रीसेट्स 20-30 साल में आते हैं कि जो भाव रहते हैं वही भाव परमानेंट बॉटम बन जाते हैं। तो यहां से सिर्फ हटके सोचने वाली बात है, इसलिए हमारी सोच नहीं है। हमने सारे सिनारियोस को कंप्यूट करके अभी तक ये समझा कि इस सिनारियो के साथ चलने में हमें सबसे कम भय लगता है कि चारों तरफ भय फैल रहा है, और साथ ही इस भय के गर्भ में से, इस भय के गर्भ में से जो चुनौतियों से भरी आवाजें आ रही हैं, वो चुनौतियां ही आने वाले भविष्य का वापस जन्म करवाएंगी, और भविष्य बहुत उज्जवल है।
तो सुशील सर, हमारे ना व्यूअर्स हमेशा बोलते थे सुशील सर को बुलाओ, क्योंकि वो तकनीकी रूप से बाजार को बहुत आंकते थे। तो मेरा एक ही जवाब होता था, अरे भैया जब हम बुलाएंगे ना तो आप देखना उनका बिल्कुल अलग अवतार। तो अभी तक का जो आपका सेशन गया उसमें आपने बिल्कुल जितना भी आप बता सकते थे वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, आपने बेबाक राय रखी है। और मैं यही बताना चाहूंगा, ये है सुशील केडिया। अब जो आप सुनना चाहते हो तकनीकी रूप से बाजार कैसा लग रहा है, सोना चांदी कैसा लग रहा है, कॉमोडिटी मार्केट पे तेजी आएगी, इक्विटी मार्केट पे तेजी आएगी, कहां बनेगा पैसा, तो वो सुशील सर के चार्ट से पता लगेगा। तो सर चार्ट शेयर कर दीजिए। मैं ना पूछता चले जाता हूं। पहले तो निफ्टी कैसा लग रहा है? बहुत भयंकर बिकवाली हो चुकी है। तो देखिए निफ्टी की ये चार्ट आपके स्क्रीन पे अगर है, ये आवरली चार्ट है, और इस बिंदु से 26,500 से जो आज का न्यूनतम स्तर आया, इसको हम मोरलेस एक कंप्लीटेड 5 वेव मानते हैं। और इसके पहले का ये जो करेक्शन है 26,552 से लेके 25,800 तक का, ये ए वेव है, ये बी वेव है, तो सी वेव है। अब हम बिल्कुल करेक्शन के खत्म होने के पॉइंट पर हैं। 150 पॉइंट की बात अलग है। तो जब तक ये रेड लाइन नहीं टूटती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसकी वैल्यू करीब 25,270 है, तो थोड़े सहमे रहना चाहिए। पर कल परसों में जब अगर ये आंकड़ा टूट जाएगा, तो हम इसके बाद वापस एक 27,000 तक की तेजी का निफ्टी पे दांव लगा लेंगे। साथ ही में आपको चलते चलते अगर बैंक निफ्टी की भी चार्ट दिखाऊं, तो देखिए बैंक निफ्टी की चार्ट के अंदर में आगे चल के थोड़े गंभीर बिंदु आएंगे, और उसमें थोड़ा समय है। उसके पहले पहले की चार्ट को आप ये देखो, ये भी जिस तरह से आज बिल्कुल खून खराबा होने के बाद जितना शार्प रिबाउंड इसने दे दिया, और अब उसका एक करेक्शन आया है। तो कल सवेरे जैसे ये 58,930-40, 58,950 के ऊपर चल पड़े, हम एक बार तो तेजी करेंगे, विद अ कैविएट इन माइंड कि बजट वाले दिन ऐसी भी वॉलेटिलिटी हो सकती है कि क्या पता एक बार इस लोअर लो को टच करे ना करे। तो आपको अपनी पोजीशन साइज इसी अंदाज से रखनी होगी कि आज का जो लो था उससे ज्यादा ऊंचा स्टॉप लॉस रखने के लिए या तो आपको 24 घंटे स्क्रीन पे बैठ के फटाफट बटन दबाना आना चाहिए, वरना छोटी छोटी क्वांटिटी में निबलिए। आप जो पूरा गिलास उठा करके लास्ट में अमरस को पियोगे, पूरा खाना हो जाए उसके बाद, अभी तो निवाले निवाले खाना हम शुरू करेंगे। अगर मैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दिखा दूं, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म नहीं, तो आप वापस आओ देखो निफ्टी की इस चार्ट पे कि एक बार ये जो रेजिस्टेंस लाइंस है, इनको टच करता हुआ अगर निफ्टी 27,000 तक बजट के बाद चला जाता है, तो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं लगता। 25,200 के लेवल से अगर 17-1800 पॉइंट की तेजी होती है, तो मैं 7-8% की बात कर रहा हूँ निफ्टी पे, और 7-8% की बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी पे। और जो हमारा बड़ा कॉल है, ये कोलाहल जब भी सेटल्ड होके बाजार एक तरफा डायरेक्शन पकड़ेगा, क्या पता 27,000 जाके वापस 25,000 आएगा नहीं आएगा, वो हम तब तय करेंगे। पर जो निवेश की मुद्रा के साथ सोचते हैं, तो आप मोटी मोटी बात पकड़ लो कि 25,000 के लेवल की निफ्टी को 32,000 तकरीबन 12 से 14 महीने में होने में हमें जरा भी कठिनाई नहीं लगती है। और अगर आप जो नॉर्मल ग्रोथ नंबर्स भी देखोगे, ये देखो आप यहां से अगर आप इन रेजिस्टेंसेस को जोड़ो, तो 32,000 की कल्पना कोई मतलब अनैतिक नहीं है। 32,000 का विचार मन में रखना अनैतिक नहीं है। अगर आप 7.5% की जीडीपी ग्रोथ के साथ औसतन जो सड़क सड़क पर लागू होता है 5-5.5% का इन्फ्लेशन, सीपीआई वगैरह नंबर्स को आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट है, तो 12-13% की निफ्टी की औसतन, सेंसेक्स और निफ्टी की औसतन पिछले 30-40 साल की ग्रोथ रेट रही है 14%। जीडीपी प्लस रियलाइज्ड इन्फ्लेशन आप कह लो, अप्रोक्सीमेट नंबर कह लो, तो 14 दूने 28, 28% की वैल्यू आप 25,000 पे जोड़ोगे, तो 25,000 पे 5,000 हो गया, 3,000, 20% वो हो गया। और हम वही 27-28% के भाव बढ़ते के साथ इतना हो जाता है। तब जो रूपी डॉलर अगर 91 पे आ गया और सारे संसार में कंसेंसस है कि रुपए की तो बेचारे की ये हालत है, सवेरे उठता है, नहाता धोता है, काम पे जाता है, उसके पहले कोई कूट देता है उसको, तो वो हो गया जितना फेज होना था। और एक बहुत रोचक स्टैटिस्टिक्स है पिछले तो 70-80। रुपए का भी चार्ट लगा दो सर। रुपए का भी तो एक बार पूछना था आपसे कि ये जो बहुत भयानक तेजी आई है डॉलर में रुपए के कंपैरेटिव स्पेशली, तो अब रुपए का अगला टारगेट क्या बैठता तो देखिए रुपए के टारगेट में ऐसा है कि जब तक ये घूमे नहीं उसके पहले मैं कह दूं तो अति हो जाएगी। आप एक काम करो, जब भी आदमी के कहीं कोई मन में संवेदनशीलता होती है, हमारा रुपया, हमारे देश की करेंसी,
कहीं ना कहीं सबके मन में एक देश के प्रति भक्ति है, प्रेम है, तो हम 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि रूपी डॉलर की चार्ट है। मैं सारी ड्राइंग्स को मिटा देता हूं, और आप ये नीचे टाइम एक्सिस को और प्राइस को मत देखो। प्राइस देखोगे तो भाप जाओगे कि रूपी की चार्ट है। अब अगर आप कहो कि मेरा 1 रुपए का भी सौदा नहीं है इस चार्ट पे, या नया सौदा करना है, तो क्या करना है? कॉमन सेंस की बात है। एक तो इतनी भागी हुई चीज है, तो कोई ग्राउंड है इसके अंदर, कोई टेक्निकल पैटर्न है जिसपे मैं तेजी करूं? अगर मैं पैटर्न्स को देखूं तो इलियट वेव में 5 वेव काउंट पूरा हो गया, या मोमेंटम डाइवर्जेंट है। तो मैं तो इस इंतजार में रहूंगा, बस सीधी सीधी बात कीजिए, पुरानी लाइनों को छोड़िए। जिस दिन ये लाइन टूटेगी, हम कम से कम 83 तक आने का दांव लगाएंगे। क्वाइट पॉसिबल कि 80-81 तक आ जाए। तो 91 से अगर 81 तक आ गया बाई चांस, देखिए जब ये इस तरह से भागा था तो किसी की कल्पना के बाहर था कि भाग जाएगा। भारत इतना बड़ा गोल्ड अपना उठा के लंदन से ले आया, इतना बड़ा हमने अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स की कंपोजिशन में चेंज कर दिया। तो ठीक है, इंपोर्ट के अंदर में हमारे को मार पड़ रही है, एक्सपोर्टर कमा रहे हैं इस भाव में, और जो हमारी एसेट्स को हमने रीशेप किया है, 25% हमारी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को आरबीआई कम कर चुका है। अगर वहां यूएस ट्रेजरी 20% नीचे गिर जाएगी, जो मैं बेट ले चुका हूं पब्लिकली, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू 20% गिर जाएगी, और यूएस इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 17-18% अपने बेस से बढ़ जाएंगे। 1.5% अगर यहां से बढ़ जाता है, 4.25 वाला अगर 5.7 हो जाता है 10 ईयर यील्ड, 20% ट्रेजरी गिर जाएगा। तो चाहे वो हमारी फॉरेक्स बास्केट में गेन आ जाएगा, चाहे हमारे एफआईआई का सेंटीमेंट जब घूमेगा और वो बेतहाशा माल लेंगे, तो जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को एक बार पोस्टपोन्ड करके बैठ गए कि क्या पता 28 में आए, क्या पता 29 में आए, केडियानॉमिक्स में ये दांव लेके बैठे हैं कि इस बाजार के अंदर में आप एडिक्वेटली पॉजिटिवली कमिटेड नहीं हो बाजार को, तो ज्यादा बड़ी रिस्क है। क्योंकि 7.5% की जीडीपी ग्रोथ आपको मिल गई, और अगर कोई कारण से 11% डॉलर रुपये में अगर करेक्शन आ गया और हमारा रुपया मजबूत हो गया, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम 12 महीने के अंदर घोषित हो जाएंगे। 4.29 पे हम लास्ट मेजरमेंट पे थे। तो एक बार वो हो गया तो पूरा इंडिया सेंटीमेंट चेंज, रीरेटिंग चेंज। तो यहां से जितनी भयावह खबरें आ चुकी हैं, और जिस तादाद में और जिस सिंक्रोनिसिटी के साथ और जितनी इंटेंसिटी के साथ ही खराब खबरें आ चुकी हैं, तो खबरें भी खुद से बोर हो जाती हैं और वो भी बदलती हैं। इतनी खराब खबरें आ चुकी हैं कि अब या तो हमारी संवेदनशीलता खराब खबरों के प्रति खत्म हो जाएगी, या खबरें बदल जाएंगी। और ये चार्ट बता रहा है। तो मैं किसी हालत में यहाँ रूपी डॉलर को लेके पैनिक नहीं करूंगा। इट इज टू लेट टू बी ए बुल ऑन द डॉलर वर्सेस रूपी, एंड इट इज सर्टेनली ए लिटिल अर्ली टू स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ पेट्रियोटिज्म। जिस दिन ये लाइन टूटेगी, उस दिन हम रुपये के मजबूत होने की दांव को तब कार्यान्वित करेंगे। अभी हम सिर्फ सहमी नजरों से या हसरत भरी निगाहों से, जैसा आप देखना चाहो, कि भारत की तेजी, उसको भी हम हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, और यहाँ इस डॉलर की चाल को हम सहमी नजरों से देख रहे हैं। तो बेटा अब तुम बहुत उछल लिए, अब तुम्हारी कंबल पिटाई का टाइम कभी भी आ सकता है। सर यही जो हसरत भरी निगाहें और ये जो आप बोल रहे हो ये देख रहे हैं सर, लेकिन एक कमोडिटी को देख रहे हैं, और वो है चांदी। हम्म। तो अगर आप वो चार्ट्स लगा के समझा दो। एक तो आप ये समझाओ पहले कि ये 3 लाख की चांदी आपने सोचा था कि 2026 में शुरू शुरू में ही आ जाएगी, अब आ गई है तो क्या नहीं, करें, फोमो चांदी फोमो हो रहा है बहुत चांदी बुरा। चांदी और सिल गोल्ड पे हम सबसे पहले तेजी में आए थे आज के 2.5 साल पहले। पर अब जो इसकी परिस्थिति बन गई है, अब ये जो इसकी परिस्थिति बन गई है, हम यहाँ पर गलत हैं, और ये हमारी इमेजिनेशन को लगातार बीट करते हुए चलता जा रहा है। तो ये यूफोरिया के अंदर खींचते खींचते हमने देखा भी है ना, ये जब Y2K में वो आईटी के स्टॉक्स में यूफोरिया मची थी। तो देखिए, भगदड़ और आंधी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी छूट गई वो छूट गई, यहाँ हाथ डालने में डर लगता है। और जिसके पास है, वो अगर अपने भाग्य से इसको पकड़ के बैठा रहे तो क्या पता कितना कमा जाएगा। तो अब चांदी और सिल्वर पे मेरा यही एक फ्रैंक डिस्क्लोजर होगा कि हम छूट गए नीचे, और उसके बाद हम ये 1.5 लाख के बाद चांदी के भाव को समझ ही नहीं पाए। तो अब हम इस पर कोई भी कठोर टिप्पणी नहीं करेंगे। पर जिस दिन घूमेगा तब देखेंगे। वो 1 महीना और ये तमाशा चलता है या 7 दिन चलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। एक बार जब ये चांदी की लाइन टूटेगी, तो हाईएस्ट भाव को स्टॉप लॉस बना के हम वापस शॉर्ट करेंगे। अगर हम रॉन्ग हो जाएंगे तो हम काटेंगे। पर अभी हम चांदी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं। पर पर सवाल तो यही आते हैं कि हमारे पास है, सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इतना खुश, जैसे आपने अपनी तो बोला था कि पान वाला जो है वो सरबट्टा भी अब चांदी का लेके बैठ गया और वो बोलेगा इसे भी करूंगा जो भी करूंगा। तो वो कहाँ तक का भगवान इमेजिनेशन। भगवान की इच्छा है कि सारे लोग खुश रहें। तो ठीक है,
हम किसी प्रकार का दुख नहीं मनाएंगे, हम किनारे में बैठेंगे। पर देखो, बचपन में माँ ने एक बात सिखाई थी कि बेटा जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां मत जाना, तुम थोड़ा सेफ रहना। तो माँ की सिखाई वो बात अब जीवन भर हमारे साथ रहेगी। तो मेरी तो मानसिकता यही है कि अब जो भगदड़ और भीड़ इतनी मच गई है, तो मैं अपने माँ के आंचल को पकड़ के बैठूंगा। और बाकी जितने भी वीर तत्व हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ी वीरता है, वो यहाँ चांदी पे दांव लगाए, हमसे नहीं हो पाएगा। गोल्ड पे भी यही आप क्यों लेकर चल रहे हो जिस तरीके की तेजी बिल्कुल देख रही है अब तो? बिल्कुल, चांदी और सोना दोनों की परिस्थिति करीब करीब सेम है, थोड़ा सा हम्म। माइनर डिफरेंस है। और जब हादसे आते हैं तो देखिए, ये सब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जो लीप अप हो रहा है, जैसे कपूर के थाल में आग लपकती वो हो रहा है। तो कपूर का थाल कब जलाते हैं? जब आरती का शेष आता है। तो कपूर के थाल में जैसे आग लपकती है, ये न डीजल की आग है न पेट्रोल की आग है, वे कपूर के थाल वाली आग है। तो हम तो प्रसाद खाएंगे भैया, अब आरती के अंदर में इतने गर्म थाल को पकड़ना हमारे बस का नहीं है। सवाल तो फिर मेटल्स पे भी है। आपको क्या लगता है कमोडिटी मार्केट की जो तेजी आई है, अब माना कि वो बस मिस हो गई, लेकिन कोई कह रहा है कि कॉपर विल बी नेक्स्ट गोल्ड, कोई कह रहा है एल्यूमिनियम खरीद लो, कोई ये कोई वो, और असल तेजी फिजिकल एसेट्स में ही बन रही है सर। तो किस कमोडिटी पे आप बुलिश रहोगे फॉर 2026, या फिर अवॉइड कर दोगे इस पूरे स्पेस को? मैं कॉपर पे एक आपको जवाब दूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन कमोडिटीज पे हम बड़ी तेजी खेलेंगे जब सिल्वर गोल्ड हमारा छूट गया। स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हो, ये कॉपर की एमसीएक्स की चार्ट है। और अगर मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो देखिए कॉपर ने एक बड़ा स्पाइक 29 दिसंबर को लगाने के बाद लगातार 3 लोअर टॉप्स बनाए हैं। अगर ये नीचे वाली लाइन टूट जाएगी तो हम कॉपर को शॉर्ट करेंगे। अगर ये नहीं टूटेगी तो हम इंस्पेक्ट करेंगे कि वापस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन पे 1427 पे जाने के बाद अगर ये वापस वहां से घूमता है। पर मोटी मोटी बात आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे देखिए कि कॉपर में भी जिस तरह की वर्टिकल राइज आ गई है। अब मैं, आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं 5 मिनट कॉपर की एनालिसिस में जाऊंगा। हमारी समीक्षा क्या और धारणा क्या है वो आपको 2 लाइन में बताऊं कि अगर हमें कॉपर में 30% का फॉल मिल गया, और वो आएगा तो बहुत शार्प फॉल आएगा, महीना भी नहीं लगाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर 30% धड़ाम हो गया, तो हम उस फॉल में जब सारी दुनिया बेच रही होगी और वहां पे भी लोग हमारा उपहास ही करेंगे, हम उस वक्त इस पे दांव लगाएंगे, वरना हम कॉपर को छोड़ देंगे। हमने बड़ा बेट लिया नेचुरल गैस पे कि ये 3 से 4 महीने में डबल हो जाएगा। तो 35% की चाल तो इसकी 2-3 दिन में आ गई, बहुत वॉलेटाइल है। हमारी थीसिस सिंपल है कि जब मेटल्स में एक राउंड का जब स्पेक्युलेटिव बबल बन जाता है, उसके बस्ट होने के पहले पहले एनर्जी कॉम्प्लेक्स में स्पेक्युलेटिव एनर्जी एंटर हो जाती है। और उस अनुसार हमने वहां चार्ट्स को अपना अवलंबन बनाकर, अपना सहारा बनाकर वहां दांव लिया नेचुरल गैस में। और जो सबसे ज्यादा बोरिंग कमोडिटी है, आज अमिताभ बच्चन बने हुए सोना चांदी, और आपने एग्री कमोडिटीज को मुकरी, पेंटल या असरानी का दर्जा दिया हुआ है। तो उनके बिना भी सिनेमा पूरा नहीं होता है, सारे 9 के 9 रस चाहिए अच्छे सिनेमा के लिए। तो जो हास्यास्पद सी कमोडिटियां हैं, आप उठा के देखो पिछले 3 महीने के अंदर हल्दी के अंदर क्या मूवमेंट आ गई, धनिया में क्या मूवमेंट आ गई, गुआर गम में और मेंथा ऑयल में हम बहुत बड़ी तेजी सामने देख रहे हैं अगले 2 साल में। तो ये पुरानी साइकिल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, और उसके बाद एनर्जी कॉम्प्लेक्स में बड़ा बुल घुसता है, और इवेंचुअली वो माला माल करके जाता है एग्री कमोडिटीज में। तो सिल्वर गोल्ड हमारा छूट गया, तो अब हम, ठीक है, गरीबों की कमोडिटीज हैं, हल्दी धनिया, हम उनमें लगे हुए हैं, और वहां अब हमें एग्री कमोडिटीज में बहुत बड़ी चाल दिखती है। तो जो एग्री कमोडिटीज प्रोड्यूस करने वाले स्टॉक्स हैं, उनको हम बहुत गहराई से देख रहे हैं। राइट, तो वो स्टॉक्स कौन से होंगे फिर जो आपके रडार पर हैं और जहां पर जब वो आप आएंगे तब आएंगे, पहले से उनको कंजेक्चर बनाना कि अब केपीआर मिल्स क्या, आज मैं बोल के जाऊं फिर आप मेरे को साल भर बाद ही याद करोगे। तो फिर जब जो चीज नहीं सामयिक होगी नहीं। तब होगी। एक ब्रॉड ट्रेंड हम ये ले रहे हैं कि अगले 2-2.5 साल एग्री कमोडिटीज बहुत सरप्राइजिंग अपमूव क्रिएट करेगा। बाकी भी एक उम्मीद करते हैं एक आपको। सेक्टर एक सेक्टर में अपनी तरफ से जोड़ दूं, अगर आपके हाथ में 2 मिनट सर की टाइम खुशी हो। से, यस, हाँ जी। साल भर पहले हमने ये दांव लिया था कि आग का दरिया है, डूब के जाना होगा, कि चारों तरफ भय का वातावरण बनेगा और उसमें एफएमसीजी स्टॉक्स बिल्कुल सेफ बेट होंगे, सेफ हेवन बाइंग आएगी। अब उसके बाद जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स में छूट मिल करके अब जो कंजम्पशन स्टोरी को लोग इंडिया में देख रहे हैं, तो जो व्हाइट गुड्स के भी स्टॉक्स में थोड़ी सुरसुराहट आई। पर अब करीब करीब जिस जिसको एसी लगाना है या फ्रिज नया लेना, वो ले लेंगे। हमारी नजर में जो एक सेक्टर आया बड़ी कस के, जिसको हमने नाम दिया खाओ पियो ऐश करो, या कि एक्सपीरियंशियल कंज्यूमरिज्म। तो होटल के स्टॉक्स, आप लार्ज कैप होटल के स्टॉक ईआईएच को छोड़ दोगे वो 50% बढ़ेगा,
और ये छोटे वाले दुनिया भर के 20 होटल स्टॉक्स की लिस्ट है जो हमें लगता है अगले 1 साल में डबल हो सकते हैं। ट्रैवल के स्टॉक्स में अगर BLS इंटरनेशनल को देखें कि थोड़ा सा एक कोहरा छटेगा ग्लोबल हाराकिरी का, तो जो एक्सपीरियंशियल एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड इंडियन कंज्यूमर है उसको वीजा लेना है तो BLS के पास ही जाना पड़ेगा। वो हमने अपने निवेशकों को 5 बैगर मूव अगले 2 साल में ये कह के दिलवाया है। उसी तरह ये चाहे इक्सिगो का स्टॉक है, ये भी हमें यहाँ से डबल होता लगता है। और जो इंटरटेनमेंट थीम पार्क्स है, वंडरला थीम पार्क्स में ऑलरेडी 4 थीम पार्क्स उसके चल रहे हैं साउथ इंडिया में, और अब 5वां तमिलनाडु में चेन्नई में आ रहा है। वो हमें लगता है 5 बैगर यहाँ से 7 बैगर हो जाएगा। आई मैजिका जैसा स्टॉक जो ऑलरेडी लास्ट 5 साल में 10 बैगर हो गया, इस भाव से भी हमें लगता है फर्दर 10 बैगर है अगले 5 साल में। या डेल्टा कॉर्प जैसा स्टॉक जो 2020 की वैल्यूएशन पे और 2020 के भाव पे मिल रहा है बिलो प्राइस टू बुक वैल्यू, और जस्ट बिकॉज की GST का एक अड़ंगा उसमें लगा है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ वो GST के ऑर्डर है, जुडिशियल डीले है, डिनायल नहीं होगा। चार्ट कह रही यहां से डेल्टा कॉर्प को भी अगले 2 साल में 10 गुना हो जाए। तो हिम्मत करके जो सूझबूझ की बढ़िया चीजें सस्ते दाम में मिले वो लेनी पड़ेगी। जब मोमेंटम आएगा फिर डेल्टा कॉर्प में लोग ए ग्रुप में सट्टा खेलेंगे, तो वो तब का खेल होगा। तो बहुत बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स करने के अपॉर्चुनिटीज सारे एक्सपीरियंशियल कंज्यूमरिज्म के सेक्टर में, चाहे वो आपके फूड चेन्स हैं, ये जो साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया की जो मैकडोनल्ड्स की चेन को रन कर रहा है, मैं नाम स्लिप कर रहा है मुंह से, वो हमें 5 बैगर लगता है, या जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ से 3 गुना हो जाए। तो देखिए बाजार टाइम टू टाइम 1.5 से 2 साल में बहुत कुछ रीसेट कर चुका है। बहुत बुरी तरह बी ग्रुप के स्टॉक्स जो पिटे हैं, तो कोयले की इन खदानों में से अब अगले 2 साल के लिए बहुत सारे हीरे अलग अलग सेक्टर्स में से निकलेंगे, जिसमें से एक मैंने आपके साथ शेयर कर लिया जो है एक्सपीरियंशियल कंज्यूमरिज्म। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यही मैं बोलना चाहूंगा, मजा तो आ गया इस इंटरव्यू में, लेकिन हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट है कि सुशील केडिया जी ज्यादा से ज्यादा बार आए पुस्तक पे, तो उसके लिए चलिए अब सर। हर महीने 2 महीने में कुछ आपस में मिल करके युक्ति बनाएंगे, और आपके दर्शकों की इस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा। सर बहुत शुक्रिया अपना समय पुस्तक को देने के लिए। थैंक्स, थैंक यू फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग।